कश्मीर के ऑपरेशंस के दौरान जब भारत की आरएनएडब्ल्यू को ये बात समझ आई कि लश्कर तैयबा ने प्रेजेंस अपना कश्मीर के अंदर तो बढ़ा ही लिया है, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आईएसआई उसको सपोर्ट कर रहा है, तो उस समय रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने एक स्पेशल यूनिट बनाकर लश्कर तैयबा को एनालाइज और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी। सबसे पहले चीज़ ये देखी गई कि 1984 यानी कि 1984 में ज़की उर रहमान लखवी नाम का एक व्यक्ति था, जिसको आईएसआई ने सपोर्ट करके पाकिस्तान एले हदीस नामक एक ग्रुप बनाकर अफगानिस्तान में सोवियत जिहाद के लिए भेजा था। 1985 में लाहौर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के इस्लामिक स्टडीज़ के डिपार्टमेंट के दो महत्वपूर्ण प्रोफेसर ज़फ़र इकबाल और हाफिज़ सईद, इन दोनों को आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने सपोर्ट कर एक संगठन बनवाया था जिसका नाम उस समय रखा गया था जमात उद दावा। और 1986 में जमात उद दावा का पाकिस्तान एले हदीस जो ज़की उर रहमान लखवी की थी, इन दोनों ग्रुप्स का जब मेल हुआ और इनका फ्यूजन हुआ तो उससे बना बेसिकली मरकाज़ उद दावा वल इरशाद। मरकाज़ उद दावा वल इरशाद ने सबसे पहले अपना आर्म्ड विंग मुस्कर तैयबा नाम का एक बनाया था। मुस्कर तैयबा 1987 में बना था। इस मुस्कर तैयबा का ऑब्जेक्टिव ये था कि वो सोवियत के खिलाफ जिहाद में लड़ाई करे। 1988 में सोवियत का जिहाद ख़त्म हो गया। 1989 में लश्कर तैयबा का क्रिएशन मरकाज़ उद दावा वल इरशाद का एक आर्म्ड विंग कश्मीर ऑपरेशंस के लिए बना। मुस्कर तैयबा उस समय जो कि अफ़गान जिहाद के लिए काम कर रहा था, 1987 से बनकर वो ख़त्म हो गया। 1989 में जब मरकाज़ उद दावा वल इरशाद ने लश्कर तैयबा नामक एक आर्म्ड विंग बनाया, उसी समय आरएनएडब्ल्यू के अधिकारियों ने और आरएनएडब्ल्यू के जो ऑपरेटिव्स पाकिस्तान में थे, उन्होंने मरकाज़ उद दावा के इस फ्यूजन को, कि जिससे कि एक म्यूटेंट निकला लश्कर तैयबा नामक एक आर्म्ड विंग, उसको समझने की कोशिश करी। हमने एक बड़ी पेक्यूलियर चीज़ ऑब्जर्व करी और हमारे जो ऑपरेटिव्स पाकिस्तान में थे उन्होंने ये देखा कि मरकाज़ उद दावा वल इरशाद का जो ये पूरा संगठन है, इन्होंने 1989 में मुरीदके में, जो कि लाहौर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मुरीदके में पाकिस्तान के अंदर इन्होंने सबसे पहले 200 एकड़ ज़मीन के ऊपर कब्जा किया। ये ज़मीन को दिलवाने में आईएसआई ऑफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था। 200 एकड़ की इस ज़मीन के अंदर मरकाज़ उद दावा वल इरशाद ने, जहाँ से लश्कर तैयबा एक आर्म्ड विंग को क्रिएट करके ऑपरेशनलाइज करने की कोशिश की गई, वहाँ पर उस 200 एकड़ के अंदर जगह के अंदर एक मरकाज़ उद दावा वल इरशाद का बहुत बड़ा कैंपस बनाया गया। उस कैंपस के अंदर एक मदरसा भी था, एक जामिया मस्जिद भी बनाई गई, अस्पताल बनाया गया स्कॉलर्स के लिए और टेररिस्ट्स के लिए एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया। और तो और आरएनएडब्ल्यू के जो ऑपरेटिव्स उस समय पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे, जो कि मुरीदके के इस 200 एकड़ के कैंपस में इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे, उन्होंने ये तक पाया कि उस 200 एकड़ के कैंपस में, आपको जान के शायद हैरानी होगी, कि एक गारमेंट की फैक्ट्री भी लगाई गई, एक आयरन फैक्ट्री भी लगाई गई और वुडवर्क की फैक्ट्री भी लगाई गई। इसके साथ साथ वहाँ पर एक घोड़ों का तबेला भी बनाया गया, एक स्विमिंग पूल भी था और एक फ़िश गार्डन, और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर की लैंड को भी वहाँ पर थोड़ा बहुत लेवल पर बनाया गया, जिसकी वजह से एक सेल्फ सस्टेन्ड इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए। जैसे ही ये सब हुआ, 25 जनवरी 1990 को हाफिज़ सईद ने सबसे पहले कश्मीर को टारगेट करने का जिम्मा उठाया और उसने अज़मत अब्बास नाम के एक व्यक्ति को, ये आरएनएडब्ल्यू ने रिसर्च करके फाइनली पता किया कि अज़मत अब्बास नाम के एक टेररिस्ट को ट्रेन करके हाफिज़ सईद ने 25 जनवरी 1990 को कश्मीर भेजा। अच्छा, अब ये 25 जनवरी लश्कर तैयबा की हिस्ट्री में भारत के ऊपर सबसे पहला आक्रमण माना जाता है। ये आक्रमण महत्वपूर्ण क्यों है? इसके दो कारण हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि 25 जनवरी 1990 को जब हाफिज़ सईद ने अज़मत अब्बास को भेजा, तो उसने अज़मत अब्बास को स्पेसिफिकली एक टारगेट दिया कि श्रीनगर के एयरपोर्ट से इंडियन एयरफोर्स के कुछ अधिकारियों को लेके एक जीप बंदीपुरा की तरफ जाएगी। आपने इस जीप में बैठे हुए उन इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों को, जिसमें 2 स्क्वाड्रन लीडर भी थे, उनको टारगेट करके ये जीप उड़ानी है। अब 25 जनवरी 1990 को ये दर्दनाक हादसा कश्मीर में होता है। अज़मत अब्बास इसको ऑर्केस्ट्रेट करता है। लश्कर इस अटैक से अपनी एंट्री प्राप्त करती है और उस एयरफोर्स के अधिकारियों की भरी जीप को टारगेट करके सारे के सारे अधिकारियों को मार गिराया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल ये आया होगा कि भाई, कश्मीर में जब ये लोग गए और अज़मत अब्बास ने हाफिज़ सईद के बिहाफ पे जब ये पहला ऑपरेशन किया, तो उस समय इसको एयरफोर्स के इन अधिकारियों को मारने की क्या आवश्यकता थी? तो हाफिज़ सईद
ये डेलिबरेटली इसलिए करना चाहता था क्योंकि इस ऑपरेशन के तहत वो एक गहरा मैसेज देना चाह रहा था कि ये एयरफोर्स के वही अधिकारी हैं जिन्होंने 1947-48 में जब हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था, तो यही एयरफोर्स के अधिकारियों ने श्रीनगर के एयरपोर्ट से, हवाई अड्डे से एयर सॉर्टीज़ करके कश्मीरी ट्राइब्समैन को और कश्मीरी आतंकवादियों को उस समय मार गिराया था। तो बेसिकली हाफिज़ सईद और अज़मत अब्बास एक सिंबॉलिक मैसेज देना चाहते थे कि हमारी एंट्री उसी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और उसी रिवेंज से स्टार्ट हो रही है जिस एयरफोर्स का प्रयोग करके आपने कश्मीरी बलों को और कश्मीरी आतंकवादियों को 1947 में रोका था। तो RNAW ने जब इस चीज़ को डॉक्यूमेंट किया तो हमें समझ आया कि भाई यहाँ पर एक लंबी वॉर शुरुआत होने जा रही है। 1990 के बाद काफ़ी समय तक जो है इनिशियल लेवल पर कई साल एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना के लश्कर तैयबा कश्मीर के अंदर ऑपरेट करने लगी। लश्कर तैयबा के इस मिलिट्री स्ट्रक्चर को सस्टेन करने के लिए, लोगों को ट्रेन करने के लिए लश्कर तैयबा ने मुजफ्फराबाद वाले इलाके में, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो को इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी है कश्मीर की पाकिस्तान की तरफ से, वहाँ पर पाकिस्तान ने विभिन्न प्रकार के कैंप बनाए। और ये कैंप जो थे, ये सारे के सारे कैंप बनाने वाला लश्कर तैयबा खुद था। अब मुजफ्फराबाद में जो ये कैंप बनाए गए, RNAW ने पता किया कि ये जो कैंप मुजफ्फराबाद में हैं, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हैं, इनके अलग अलग प्रकार के नाम हैं। और RNAW ने ये बताया कि भाई इनमें से एक कैंप का नाम है मुसाकर उमा अल कौरा, दूसरा है मुसाकर ए अब्दुल्ला बिन मसूद, तीसरा है मुसाकर ए अक्सा, चौथा है मुसाकर ए तैयबा। ये सारे कैंप जो हैं इन्होंने मुजफ्फराबाद POK के रीजन में बनाए। इन कैंपों के तहत लश्कर तैयबा ने अपने लश्करों को ट्रेन करके भारत के कश्मीर में भेजकर कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाईं। अच्छा, अब जब ये सब चल रहा था तो 1996 तक भारत की फोर्सेस ने बहुत हद तक कश्मीर में ये पाकिस्तानी संगठनों के ऊपर काबू पा लिया था। अब जब उन्होंने ये कश्मीर में संगठनों के ऊपर काबू पा लिया था, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि लश्कर तैयबा ने 1998 से इनफैक्ट एक नई स्ट्रेटजी चालू करी और ये RNAW के लिए एक नया हेडेक बन गया। 97 से लश्कर तैयबा ने जब ये देखा कि हमारे स्ट्रक्चर्स और एसेट्स को पूरा तोड़ दिया गया है कश्मीर में मिलिट्री, पुलिस और पैरामिलिट्री के कंबाइंड ऑपरेशंस के तहत, तो लश्कर तैयबा ने एक नया अप्रोच अपनाया। और इस अप्रोच को अपनाने के लिए लश्कर तैयबा ने लगभग 1 साल लगाकर पहले ग्राउंड वर्क तैयार किया कि इसको आइडियोलॉजिकली हम लोग सपोर्ट और स्पॉन्सर कैसे करेंगे। अब हुआ क्या, पहले ये समझिए। लश्कर तैयबा ने 97-98 से कश्मीर के अंदर फिदाइन अटैक्स चालू किए। फिदाइन अटैक बेसिकली होता है जिसमें एक फिदाइन बॉम्बर होता है जो कि दूसरी टेरिटरी से आपकी टेरिटरी में आता है और आपकी टेरिटरी में यहाँ पर आके अपने आप को बम से उड़ाकर आपके सामने जो भी टारगेट्स होते हैं उनके बीच खड़ा होकर वो बम से अपने आप को उड़ा देता है। तो उससे वो खुद भी मर जाता है और टारगेट भी मर जाता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये था RNAW के मन में कि भाई ये जो फिदाइन अटैक की स्ट्रेटजी लश्कर तैयबा ने अपनाई है, इसको लश्कर तैयबा जस्टिफाई कैसे कर रही है। तो हमने उस समय 97-98 के दौरान अपने RNAW के ऑपरेटिव्स जो पाकिस्तान में थे उनको लश्कर तैयबा की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्फिल्ट्रेट करवाया। हमने लश्कर तैयबा के अंदर जाकर ये जानने की कोशिश करी कि लश्कर तैयबा की क्या आइडियोलॉजी है, लश्कर तैयबा किस आइडियोलॉजी के तहत काम करता है, और ये जो अल हदीस ट्रेडिशन जिसको लश्कर तैयबा खुद भी बिलोंग करता है, ये आज की डेट में इस जिहाद को कैसे सपोर्ट कर रहा है। अब इस आइडियोलॉजी पे जाने से पहले मैं आपको फिदाइन अटैक की ही पॉइंट को बता के उसको पहले कंक्लूड करना चाहूँगा। लश्कर तैयबा ने जब फिदाइन अटैक चालू किए तो भारत की RNAW के जो ऑपरेटिव्स थे, जब उन्होंने लश्कर तैयबा के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया तो हमने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये देखी पहले तो कि भाई उस समय जो लश्कर तैयबा है उसके अंदर 2 बड़े इम्पोर्टेंट लोग थे जो कि स्कॉलर्स थे। उसमें सबसे पहला था हाफिज़ अब्दुल रहमान मक्की और दूसरा था बेसिकली खालिद वलीद। अब अब्दुल रहमान मक्की और खालिद वलीद ने, जो लश्कर तैयबा के अंदर बहुत बड़े अल हदीस ट्रेडिशन के स्कॉलर्स माने जाते हैं, उन्होंने फिदाइन अटैक्स के ऊपर एक जस्टिफिकेशन ऑफ़र किया।
अब ये जस्टिफिकेशन जो है इन्होंने अपनी राइटिंग्स में ऑफर किया। भारत के आरएनएडब्ल्यू के ऑपरेटिव्स जो थे, जो पाकिस्तान में उस समय थे, उन्होंने इन राइटिंग्स को एक्सेस किया। इन राइटिंग्स को एक्सेस करने से हमें पता चला कि किस तरीके से खालिद वलीद ने और यहाँ पर हाफिज़ अब्दुल रहमान मक्की ने जो ये फ़िदाइन अटैक्स हैं इसको जस्टिफाई करके कश्मीर में इसका प्रयोग कैसे किया। अब इन्होंने क्या ऑफरिंग दी, क्या एक्सप्लेनेशन दिया। इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बोली। इन्होंने कहा कि देखिए, फ़िदाइन अटैक में और सुसाइड में एक फ़र्क है। अब इन्होंने इंटरप्रिटेशन उसका देखिए कैसे ऑफ़र किया कि आरएनएडब्ल्यू ने जब ये राइटिंग्स पकड़ी तो उन राइटिंग्स को पकड़ के हमें एक चीज़ ये समझ आई कि भाई यहाँ पर ये जो लोग हैं लश्कर तैयबा के, ये कहना ये चाह रहे हैं कि भाई एक सुसाइड जो है वो एक कायर का टूल है। सुसाइड मक्की और साथ में खालिद वलीद ये कहते हैं कि भाई वो करता है व्यक्ति जिसके पास कोई गोल नहीं होता, और फ़िदाइन अटैक वो व्यक्ति करता है जो कि एक वर्चुअस गोल के लिए किया जाता है। अब इन्होंने ये इसको ऐसे एक्सप्लेन किया कि सुसाइड और फ़िदाइन अटैक दोनों अलग हैं। आप फ़िदाइन अटैक को सुसाइड नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सुसाइड हमेशा एक कमज़ोर व्यक्ति करता है जो एक गोल नहीं अचीव कर पाता या उसके पास कोई गोल ही नहीं होता। इन्होंने कहा कि फ़िदाइन अटैक में हम लोग फोकस उन लोगों पे करते हैं जो लोग एक वर्चुअस गोल को अचीव करना चाहते हैं, और ये वर्चुअस गोल है कि वो एक बैटल जोन में जाकर एनिमी को मार के शहादत देते हैं। तो इन्होंने फ़िदाइन को शहादत से जोड़ा। इन्होंने कहा कि फ़िदाइन अटैक में जो व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है वो व्यक्ति अपनी मौत तो करता ही है, लेकिन उसकी मौत ज़ाया नहीं जाती। उसकी मौत, आरएनएडब्ल्यू के अधिकारियों ने ये डॉक्ट्रिन को पढ़ के समझा कि फ़िदाइन अटैक में ये लोगों का मानना है कि भैया एक शहादत दी जा रही है। तो फ़िदाइन अटैक जो है वो सुसाइड अटैक नहीं है, वो सुसाइड बॉम्बिंग नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ आज की डेट में फ़िदाइन अटैक्स को सुसाइड अटैक्स बोलती हैं। लेकिन अगर आप आरएनएडब्ल्यू के थ्रू जो उन्होंने लश्कर तैयबा के डॉक्ट्रिन्स को पढ़ा है, अगर आप उनके थ्रू ये चीज़ को समझते हैं तो आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे कि फ़िदाइन अटैक किसी भी तरीके से सुसाइड नहीं है। क्योंकि फ़िदाइन अटैक में जो व्यक्ति जा रहा है वो एक गोल अचीव कर रहा है, और वो गोल ये है कि वो जाकर एक एनिमी टेरिटरी में एनिमी को मार के उसके बाद वहाँ पर वो शहादत दे रहा है। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति जो फ़िदाइन अटैक में मरता है, लश्कर तैयबा के लोग उसको शहीद का स्टेटस देते हैं। तो अब आप ये चीज़ को समझ रहे होंगे, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब आप अखबारों में कभी पढ़ते हैं तो यदि कोई अमेरिकन का भी आर्टिकल लिखेगा या कभी किसी टीवी के डिबेट में कोई सस्ता सा एनालिसिस अगर आप सुन लें तो वो बंदा बोलेगा कि फ़िदाइन अटैक जो है वो बेसिकली सुसाइड अटैक है। तो अब आज के बाद ये गलती आप एटलीस्ट मत करिएगा, क्योंकि अब आपको इन दोनों के बीच का एक फ़र्क मालूम है। अच्छा, अब इन्होंने सबसे पहला जो फ़िदाइन अटैक करने के लिए व्यक्ति भेजा उसका नाम था मंसूर अहमद। अब आरएनएडब्ल्यू ने ये देखा कि भाई जो मंसूर अहमद नामक व्यक्ति है, ये मंसूर अहमद नामक व्यक्ति जब आया भारत में तो इसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। उस डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने जब उसको पकड़ा तो पता चला कि भैया इसको फ़िदाइन अटैक के लिए भेजा गया था। अच्छा, इसके हाथ में जो डॉक्यूमेंट पाया गया उसका नाम था मुजाला अल दावा। मुजाला अल दावा में वही चीज़ें लिखी हुई थी जो आरएनएडब्ल्यू के ऑपरेटिव्स ने अब्दुल रहमान मक्की की और खालिद वलीद के डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरीफाई की थी। तो उससे हमारे को ये कॉन्फर्मेशन मिल गई कि मुजाला अल दावा जो है वो एक ऑफिशियल डॉक्ट्रिनल स्टेटस का डॉक्यूमेंट का दर्जा रखता है लश्कर तैयबा के थॉट प्रोसेस में, जिसके तहत लश्कर तैयबा ये इंश्योर करती है नंबर 1 की सुसाइड जो फ़िदाइन अटैक्स हैं वो हों, और फ़िदाइन अटैक सुसाइड अटैक नहीं है। अच्छा, सबसे पहला फ़िदाइन अटैक जो लश्कर ने करवाया वो फ़िदाइन अटैक हुआ बंदीपोरा में बीएसएफ के कैंप में, जिसमें एक डीआईजी की हत्या हुई, और इस तहत उसके बाद फ़िदाइन अटैक लश्कर तैयबा की एक पूरी स्ट्रैटेजी बन गई। लेकिन भारत के जो आरएनएडब्ल्यू के ऑपरेटिव्स थे उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम अभी एक और बाकी था, और वो काम ये था कि उनको अब समझना था कि ये लश्कर तैयबा जो अल हदीस ट्रेडिशन की आइडियोलॉजी को समझता है और मानता है, ये किस कारण से वायलेंस को प्रयोग कर रहा है।
तब हमने जब इस चीज़ के बारे में, हमारे ऑपरेटिव्स ने एक गहराई से इस चीज़ को समझने की कोशिश करी, तो हमें 2-3 चीज़ें क्लियर हुई। हमें सबसे पहली चीज़ ये क्लियर हुई कि भाई ये जितने भी लोग हैं अहले हदीस ट्रेडिशन वाले, ये अपने आप को सलाफ़ी कहते हैं। सलाफ़ी कहने के नज़रिए से ये मानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस और गॉड में। वननेस ऑफ गॉड का मतलब हुआ तौहीद। अब यहाँ पर एक समस्या है। ये अहले हदीस ट्रेडिशन के जो लोग हैं ये कहते हैं कि भाई हमारे जो फॉलोअर्स हैं उन सारे फॉलोअर्स को एक प्रिंसिपल में इस्लाम के बिलीव करना है, और वो इस्लामिक प्रिंसिपल है वननेस ऑफ गॉड की, एक ही भगवान है और वो भगवान है अल्लाह। अब हमें उन अल्लाह में ही डायरेक्टली मानना है, हमें कोई इंटरमीडियरी नहीं चाहिए। क्योंकि यदि आप बरेलवीज़ को देखें, दियोबंदीज़ को देखें, तो ये लोग बेसिकली एडवोकेट करते हैं कि कुछ ना कुछ इंटरमीडियरी होना चाहिए जो आपको भगवान तक लेके जाए। अहले हदीस वाले मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात क्या है, अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो अहले हदीस ट्रेडिशन को मानता है, अगर वो ऐसी चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है कि भाई कोई फॉलोअर वननेस ऑफ गॉड में नहीं मानता, तो उस केस में उसको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर 2 प्रिंसिपल्स हमने पता कराए कि भैया ये लोग मानते हैं। पहला प्रिंसिपल था कि भाई उसको जिहाद करना चाहिए उस व्यक्ति के ऊपर जो बेसिकली वननेस ऑफ गॉड में नहीं मान रहा। और यहाँ पर RNAW के ऑपरेटिव्स को दूसरी चीज़ जो मालूम चली वो ये थी कि एक और इशू भी था। वो इशू ये था कि यदि कोई फॉलोअर ये देखे कि दूसरा अल हदीस ट्रेडिशन का फॉलोअर वननेस ऑफ गॉड में यदि नहीं मान रहा है, तो उसको 2 कार्य करने हैं। उनमें से सबसे पहला कार्य है तरबियत और दूसरा कार्य है दावा। तरबियत और दावा मिलके फोकस करते हैं एजुकेशन और प्रोसेलिटाइजेशन पे। तो इनका मानना ये है कि भाई अगर मान लीजिए आप वननेस ऑफ गॉड में बिलीव नहीं कर रहे हैं किसी कारण से, तो आपके ऊपर जिहाद नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर एजुकेशन पे थ्रस्ट देना चाहिए, आपको और एजुकेटेड बनाना चाहिए और आपको प्रोसेलिटाइज करके अहले हदीस ट्रेडिशन की जो प्रैक्टिसेस हैं उनके अंदर और गुणवत्ता भर के आपको जो है उस ट्रेडिशन में लाना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई जो पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान में ये जो अहले हदीस की पॉपुलेशन है ये है टोटल 4%। 4% पाकिस्तान के जो नागरिक हैं वो अहले हदीस ट्रेडिशन में मानते हैं। अहले हदीस ट्रेडिशन का जो सबसे बड़ा ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर वो है बेसिकली मरकाज़े जमात अल हदीस। मरकाज़ी जमात अल हदीस जो है ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा अहले हदीस का ग्रुप है। अब ये ग्रुप जो है ये बोलता है बेसिकली कि हमें फोकस करना चाहिए दावा पे, तरबियत पे, यानी कि एजुकेशन पे, प्रोसेलिटाइजेशन पे। लेकिन अहले हदीस ट्रेडिशन का जो सबसे बड़ा ग्रुप है मरकाज़ी जमात अहले हदीस, इसी के सामने अहले हदीस ट्रेडिशन में एक और ग्रुप है जो है जमात उद दावा। अब जमात उद दावा और मरकाज़ी जमात में अंतर ये है, RNAW ने कहा कि भाई जो ये अपना जमात उद दावा है ये बिलीव नहीं करता है इस कॉन्सेप्ट में कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और प्रोसेलिटाइजेशन पे फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट RNAW के अधिकारियों ने ये जाना कि जो जमात उद दावा उर्फ लश्कर तैयबा है ये एक हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन है। हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन इसलिए है क्योंकि इनका जो आइडियोलॉजी है वो 2 चीज़ों का मिक्सचर है। वो क्या मिक्सचर है? अब अहले हदीस ट्रेडिशन में वननेस ऑफ गॉड की बात होती है, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि जमात उद दावा ये बात बोलता है कि भैया सबसे पहली बात जिहाद एक नेसेसिटी है, जिहाद हमें करना है, लेकिन पहली बात जिहाद काफिरों पे करना है, और काफिर सबसे बड़े कौन हैं? हिंदू हैं। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए, वो ये कहता है कि यदि पाकिस्तान के अंदर रहने वाला कोई अहले हदीस का फॉलोअर है और यदि वो फॉलोअर अगर आज की डेट में मान लीजिए अहले हदीस ट्रेडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस केस में उस व्यक्ति के ऊपर जिहाद नहीं करना है, उस व्यक्ति को दावा करना है और तरबियत पे फोकस करना है, यानी कि एजुकेशन एंड प्रोसेलिटाइजेशन, इस पे फोकस करना है। अच्छा, सबसे बड़ी ब्यूटी देखिए, जमात उद दावा ये बात बोलती है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले 18% शिया, 2% इस्माइलीज, 2% इस्माइलीज के साथ साथ 2% अहमदियाज, इन सब को भी हमें मारना नहीं है। क्योंकि ये चाहे शियाज हों
ये चाहे अहमदियाज और इस्माइलीज हों, वो भी सबसेट्स ऑफ शियाज ही हैं। इनको मारना नहीं है, इनको बेसिकली हमें प्रयोग करना है कि इनके ऊपर एजुकेशन और प्रोसेलिटाइजेशन किया जाए। इसी रीज़न से मैंने आपको बोला था कि RNAW के अधिकारियों ने ये जाना कि भैया जमात-उद-दावा एक हाइब्रिड संस्था है। हाइब्रिड संस्था का मतलब ये है कि वो बेसिकली एक जगह पर जिहाद फोकस करती है, और वो भी तब जब एक एक्सटर्नल एनिमी हो जो कि इंडिया है, और दूसरी बात वो ये फोकस करती है कि नहीं, जो बाकी लोग हैं इंक्लूडिंग शियाज जो पाकिस्तान में हैं, उनके ऊपर जिहाद नहीं बल्कि तरबियत और दावा पे ही फोकस करना है। ये पॉइंट जो जमात-उद-दावा ने, ये पॉइंट जो हाफिज़ सईद ने, ज़फ़र इकबाल ने और ज़की-उर-रहमान लखवी ने फॉलो किया है, इस पॉइंट के ऊपर जो लश्कर तैयबा और जमात-उद-दावा की आइडियोलॉजी को खालिद वालिद और हाफिज़ अब्दुल रहमान मक्की ने बनाई है, इस पॉइंट को ISI बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है। क्योंकि जो पाकिस्तान में दियोबंदी ग्रुप्स हैं, दियोबंदी ग्रुप्स शियाज को टारगेट करते हैं। दियोबंदी ग्रुप्स जितने भी शियाज हैं, इस्माइलीज हैं, अहमदियाज हैं, इनके साथ लड़ाई करते हैं। तो ISI का मानना ये है कि जो दियोबंदी संगठन हैं, जो साथ में बरेलवी संगठन हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में मैं आपको कई पहले वीडियोस में भी ये बात बता चुका हूँ, 50% पॉपुलेशन बरेलवी इस्लाम को फॉलो करती है, 20% पॉपुलेशन दियोबंदी इस्लाम को फॉलो करती है, और साथ ही में 18% पॉपुलेशन शिया है, 2% पॉपुलेशन जो है वो इस्माइलीज हैं, 2% अहमदियाज हैं, 4% अहल हदीस हैं। तो आज की डेट में बरेलवी दियोबंदी से लड़ता है, दियोबंदीज बरेलवी को भी टारगेट करते हैं, दियोबंदीज शियाज को भी टारगेट करते हैं, दियोबंदीज जो हैं वो अहमदियाज को भी और इस्माइलीज को भी टारगेट करते हैं। लेकिन इन सारों में खालिद वलीद, अब्दुल रहमान मक्की, हाफिज़ सईद, ज़फ़र इकबाल और लखवी, ये सारे के सारे लोग ये कहते हैं कि जमात-उद-दावा, लश्कर तैयबा किसी भी दूसरे जो फॉलोअर्स हैं, बरेलवीज हो गए, अहमदियाज हो गए, दियोबंदीज हो गए, हम उनको टारगेट नहीं करेंगे, उनके ऊपर केवल और केवल प्रोसेलिटाइजेशन और दावा करेंगे। इसका फ़ायदा ISI ये देखती है कि भैया जमात-उद-दावा एक डोमेस्टिक स्टेबलाइज़र है। तो RNAW ने जब ये आइडियोलॉजी को समझा, RNAW ने जब ये आइडियोलॉजी को अंडरस्टैंड किया कि किस आइडियोलॉजी से जमात-उद-दावा और लश्कर ऑपरेट करते हैं, तब जाकर हमको ये चीज़ क्लियर हुई कि आज की डेट में ISI अपना सारा फोकस जमात-उद-दावा और लश्कर तैयबा पे क्यों रख रही है। क्योंकि ISI अब ये बात समझ चुकी है कि लश्कर तैयबा जमात-उद-दावा डोमेस्टिक स्टेबलाइज़र है। पाकिस्तान के अंदर वो वायलेंस नहीं करेगा। पाकिस्तान में इसी रीज़न से मैं आपको पिछले इस सीरीज़ के कई वीडियोस में ये बात बता चुका हूँ कि ISI लश्कर तैयबा लश्कर तैयबा और जमात-उद-दावा को अपना एक एक्सटर्नल आर्म मानती है, क्योंकि वो ये जानती है कि ये स्टेट में एक स्टेबलाइजेशन क्रिएट कर रहा है, वायलेंस नहीं कर रहा है बाकियों की तरह। और ये वायलेंस वहीं क्रिएट कर रहा है जहां ISI अपना एजेंडा चलाना चाहती है। तो इन सारे कारणों को जब RNAW ने पेनिट्रेट करके लश्कर तैयबा के अंदर से ये जानकारियां प्राप्त करी, तब हमें समझ आया कि ISI को इतना लगाव लश्कर से, हाफिज़ सईद से, अब्दुल रहमान मक्की से, ज़फ़र इकबाल से, इन लोगों से इतना लगाव क्यों है। तो आई होप ये वीडियो से आपको ये समझ आया होगा कि ISI लश्कर तैयबा को और जमात-उद-दावा को किस नज़रिए से देखती है। धन्यवाद।